हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 12 में आपका स्वागत है। कैसे करें स्टार्टअप बिजनेस शुरू, पार्ट 12। क्वालिटी बनाम स्पीड। एक आदर्श परिस्थिति में आप सबसे बढ़िया, सबसे योग्य, सबसे अच्छे रिकॉर्ड वाले और सबसे बढ़िया एटीट्यूड वाले लोगों को ही अपने स्टार्टअप के लिए काम पर रखना चाहेंगे। लेकिन ऐसे कैंडिडेट या तो बहुत महंगे होते हैं या आपके साथ काम करने के इच्छुक नहीं होते। यदि आप ऊंची क्वालिटी वाले स्टैंडर्ड से ही चिपके रहेंगे तो शायद आप किसी को काम पर रख ही नहीं पाएँ, या फिर ऐसे व्यक्ति को ढूंढने में आपको बहुत लंबा समय लग सकता है। यदि आप भर्तियां नहीं करते तो आपका अपना प्रोडक्ट बनाने, ग्राहकों को ढूंढने और अपने बिजनेस मॉडल को पूर्व करने में आपको बिना वजह देरी होती रहेगी। तो आपको क्या करना चाहिए? यहाँ आपको एक समझौता करने की ज़रूरत है। टाइम आपकी सबसे कीमती संपत्ति है और इसे बर्बाद करना आप अफोर्ड नहीं कर सकते। यदि आपको सबसे बढ़िया व्यक्ति नहीं मिलता है तो रुके नहीं, किसी न किसी को काम पर रख लें। गलतियाँ करने के लिए तैयार रहें। खराब भर्तियों के कारण होने वाली गड़बड़ियों के परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। ज़्यादा देर ना हो जाए उससे पहले खराब भर्तियों को काम से हटाने के लिए भी तैयार रहें। कभी कभी हायरिंग डेटिंग जैसी होती है। आप सिर्फ बैठकर हमेशा इसका इंतज़ार करते नहीं रह सकते। आपको कुछ समझौते करने पड़ते हैं, कुछ गलतियां करनी पड़ती है। आप सीखते हैं और विकसित होते हैं, लेकिन फिर भी आप आगे बढ़ते रहते हैं। स्किल्स बनाम एटीट्यूड्स। मनोज कुमार का मानना है कि लोगों को काम पर रखने की चुनौतियों के लिए कुछ हद तक स्टार्टअप भी जिम्मेदार हैं। वो बताते हैं, स्टार्टअप्स हमेशा एक आदर्श कैंडिडेट को ढूंढते हैं जो अपने रोल में पूरी तरह फिट हो और उसका एटीट्यूड भी बिल्कुल सही हो। फाउंडर हमेशा एटीट्यूड से ज़्यादा एप्टीट्यूड पर जोर देते हैं। वो चाहते हैं कि कैंडिडेट बिल्कुल उनके जैसा हो। यदि आप सबसे बढ़िया लोग नहीं ढूंढ पाते हैं तो अच्छे एटीट्यूड वाले और स्टार्टअप के माहौल को अनुभव रखने वाले लोगों को ढूंढें। सीखने के प्रति सही एटीट्यूड्स वाले लोग लॉन्ग टर्म में आपकी कंपनी के लिए एक बढ़िया संपत्ति साबित हो सकते हैं। कैंडिडेट में सीखने की इच्छा, लचीलापन, स्पष्टता के माहौल में काम कर सकने की योग्यता और कड़ी मेहनत करने की इच्छा को ढूंढें। आप उन्हें समय के साथ ट्रेन कर सकते हैं। स्टार्टअप को पहले का अनुभव भी काफ़ी मददगार होता है। एक स्टार्टअप का माहौल आप आमतौर के कॉरपोरेट माहौल से काफ़ी अलग होता है। काम के घंटे ज़्यादा लंबे होते हैं, भूमिकाएं ज़्यादा साफ नहीं होती, ज़्यादा कमाई नहीं होती, कैरियर के रास्ते साफ नहीं होते। यहाँ तक कि हो सकता है एक अच्छी तरह परिभाषित एचआर पॉलिसी ही ना हो और यह लिस्ट कभी ख़त्म नहीं होती, ऐसे ही चलती जाती है। यदि किसी व्यक्ति ने ऐसे माहौल में पहले काम कर रखा है तो वह आपके बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद कॉर्पोरेट ट्रीटमेंट की उम्मीद नहीं रखेगा। पार्ट टाइम बनाम फुल टाइम। कई बार आप लोगों को पार्ट टाइम काम पर रखने के लालच में आ सकते हैं। ऐसी गलती भूलकर भी ना करें। एक बिजनेस को बनाना एक मिशन होता है। आपको अपने कर्मचारियों से 100% की ज़रूरत होती है। आपको उनके पूरे कमिटमेंट और एनर्जी की ज़रूरत होती है। टीम के हर सदस्य की पहली और इकलौती प्राथमिकता आपका स्टार्टअप होना चाहिए, और यह सिर्फ तभी हो सकता है जब आप कर्मचारियों को फुल टाइम पर काम रखें। टैलेंट को बनाए रखने में निवेश करें। स्टार्टअप की दुनिया बहुत डायनामिक है। लोगों में ज़रा भी धैर्य नहीं होता। लोग कपड़ों की तरह कंपनियां बदलते हैं। बिजनेस एक दूसरे से प्रतियोगिता करते हैं और बेहतर पैकेज ऑफर करके हर वक्त अच्छे कर्मचारियों को चुराने की कोशिश में लगे रहते हैं। इस परिस्थिति के बारे में विचार करें। आप किसी को काम पर रखते हैं, मान लेते हैं उसका नाम है प्रेम।
पहला माह प्रेम आपकी कंपनी में काम करना शुरू करता है। आप 1 हफ्ते तक उसे ट्रेनिंग देते हैं और फिर उसे कुछ असली काम करने के लिए देते हैं। दूसरा माह वह सीखते हुए आगे बढ़ रहा है और अच्छा काम कर रहा है। 5वां माह आप देखते हैं कि वह अपने काम में पूरी तरह होशियार हो गया है। आप खुश हैं और आप उस पर पूरी तरह भरोसा करना शुरू कर देते हैं। 6वां माह प्रेम आपको बताता है कि उसे किसी दूसरी कंपनी से 40% ज़्यादा तनख्वाह का ऑफ़र मिल रहा है। आपके पास 2 ऑप्शन हैं, उसे जाने दें या आपने जो मोमेंट बनाया था उसे गंवा दें या उसकी तनख्वाह बढ़ा दें। दोनों में से कोई भी विकल्प सही नहीं है। अपने सबसे बढ़िया कर्मचारी को कंपनी में बनाए रखना कुछ अन्य कारणों से भी एक चुनौती हो सकता है। मनोज ने कुछ ऐसे कारणों पर प्रकाश डाला है जिनके कारण कर्मचारी काम छोड़ देते हैं। नंबर 1, काम पर रखने के समय फाउंडर द्वारा किए गए झूठे वादे। नंबर 2, चुनौती भरे काम की कमी या काम का स्पष्ट न होना। नंबर 3, विकास का कोई परिभाषित रास्ता न होना। नंबर 4, फाउंडर द्वारा कर्मचारियों पर विश्वास न किया जाना। आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। आप अपनी टीम के सबसे बढ़िया सदस्यों को कंपनी में टिकाए रखने के मौक़ों को कैसे बढ़ा सकते हैं? सबसे पहले चुनौती भरी भूमिकाएं बनाएं। यह बात आपको थोड़ी अजीब लग सकती है। क्या स्टार्टअप में हर भूमिका अपने आप में ही चुनौती भरी नहीं होती है? हमेशा नहीं। कई फाउंडर्स को यह प्रवृत्ति होती है कि वो सबसे मज़ेदार, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे चुनौती भरे कामों को अपने लिए बचा कर रखते हैं। जो बाकी बचता है वो हो सकता है वह कर्मचारियों के लिए उतना अच्छा ना हो। एक फाउंडर के रूप में आपको अपनी टीमों के सदस्यों में काम बांटना सीखना चाहिए, वरना आप न सिर्फ अपनी टीम को हतोत्साहित करने का जोखिम उठाते हैं बल्कि अपने ही बिजनेस की सफलता की राह पर रोड़ा बनने का भी काम करते हैं। दूसरे, यह समझें कि आपकी टीम के हर व्यक्ति को क्या चीज़ प्रेरित करती है। स्टार्टअप को ज्वाइन करने वाला हर व्यक्ति दूसरों से अलग होता है। हो सकता है जिन्होंने पैसे से कॉम्प्रोमाइज़ इसलिए किया हो क्योंकि वो कुछ और चाहते हों। समझें कि वह कुछ क्या है या कुछ पहचान पाना हो सकता है, कुछ नया बनाने की इच्छा हो सकती है, एक टीम बनाने या एक कूल सी प्रॉब्लम पर काम करने की इच्छा हो सकती है। समझें कि आपके कर्मचारियों को क्या प्रेरित करता है पैसे के अलावा और उसे उनके लिए उपलब्ध कराने की कोशिश करें। अंत में एक अच्छा कंपनी कल्चर बनाएं। किसी भी कंपनी, किसी भी टीम के लिए एक कल्चर उन्हें आपस में जोड़े रखने का काम करता है। कल्चर के बारे में सोचते वक्त 2 सबसे ज़रूरी बेसिक बातों को ध्यान में ज़रूर रखें, विश्वास और कम्युनिकेशन। पिछले एक अध्याय में मैंने फाउंडर्स के लिए एक दूसरे पर विश्वास के महत्व के बारे में बताया था। यह बात कर्मचारियों पर भी लागू होती है। एक छोटे बिजनेस के माहौल में विश्वास बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस मुश्किल सफ़र में आपको एक दूसरे पर विश्वास करना और सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। जिस क्षण यह विश्वास टूटता है उसी क्षण बिजनेस की असफलता पक्की हो जाती है। विश्वास आपके साथ शुरू होता है। आपको अपने कर्मचारियों पर विश्वास करना होता है। उन पर विश्वास रखें और उन्हें जिम्मेदारियां और मालिकाना हक सौंपें। उनके हाथ संसाधनों की तरह व्यवहार न करें। जितना ज़्यादा आप उन्हें अपनी कंपनी के बनाने में शामिल करते हैं वो उतना ही ज़्यादा सशक्त महसूस करते हैं और उतने ही ज़्यादा उत्पादक होते जाते हैं। बदले में आपके कर्मचारियों को भी आप पर विश्वास करना होता है। उनके किए गए अपने सभी वायदों को पूरा करें, झूठे वादे न करें। अंत में अच्छा कम्युनिकेशन बनाए रखना सीखें, शेयर करना सीखें और ट्रांसपेरेंट बनें। अपनी कंपनी के प्रगति को कर्मचारियों के साथ नियमित तौर पर शेयर करें। अच्छी और बुरी दोनों बातों को शेयर करें। उन्हें अंधेरे में ना रखें। जितना ज़्यादा आप उनसे बातचीत करते हैं उतना ही अधिक आप पर विश्वास करेंगे। प्रोडक्ट एंड सर्विस। एक पिछले अध्याय में मैंने नियंत्रण करने योग्य पड़ाव को निर्धारित करने के महत्व पर जोर दिया था। अपने प्रोडक्ट या सर्विस के लिए आपको एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट
MVP को डिलीवरी करने के एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में अवश्य सेट करना चाहिए। MVP एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे आप अपने ग्राहकों को दिखा सकते हैं और उनसे पैसे की मांग कर सकते हैं। एक बार MVP बन जाने के बाद इन बातों को ध्यान में रखें। सेल्स से फोकस ना हटाएं। बिजनेस के लिए सेल्स एक अत्यधिक महत्वपूर्ण तत्व है। क्या आप मुझे घूर रहे हैं? मैं समझ सकता हूँ आप में से बहुत से लोग मेरी तरह इंजीनियर होंगे। हम इंजीनियर अक्सर सेल्स के महत्व को कम करके आंकते हैं। हमें लगता है कि सेल्समैन फ्रॉड होते हैं। मेरे इस कूल और शानदार प्रोडक्ट को बेचने में क्या मुश्किल आनी है? ये तो हॉट केक हैं, अपने आप बिक जाएगा। और ऐसी ही ना जाने कितनी उल-जुलूल बातें हम अपने नादान और गलत ख्यालों में सोचते रहते हैं। जैसा कि तकनीकी बिजनेसमैन और निवेशक पीटर थियल कहते हैं, सेल्स भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आपका प्रोडक्ट। जब आप अपने प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हो तभी साथ साथ इस बात का भी काम करें कि आप अपने प्रोडक्ट को कैसे बेचेंगे और ग्राहकों तक कैसे पहुंचेंगे। बेचना शुरू करें। प्रोडक्ट के साथ समानांतर रूप से बेचने की अपनी प्रक्रिया को भी टेस्ट करें। प्रोडक्ट डेवलपमेंट को बेचने के प्रोसेस के साथ जोड़कर ही आगे बढ़ें। एक फाउंडर के रूप में आपको सेल्स के प्रोसेस को अच्छी तरह जानना और समझना जरूरी है। विभिन्न ग्राहकों, अवसर और कन्वर्जन मापदंडों की पाइपलाइन के बारे में खुद को अपडेट रखें। ग्राहक तक पहुंचने के विभिन्न चैनलों के बारे में प्रयोग करते रहें। अपने ग्राहकों को समझें और भावी ग्राहकों को व्यक्तिगत तौर पर जानें। रास्ता बदलने के लिए तैयार रहें। एक बार आप MVP बना लें और संभावित ग्राहकों के लिए इसे लॉन्च करने देने के बाद फीडबैक इकट्ठा करते रहें। वो आपके प्रोडक्ट को पसंद करते हैं या नहीं। ग्राहकों की ज़रूरतों और प्राथमिकताओं के बारे में पता लगाते हुए अपने प्रोडक्ट को उसी के अनुरूप ढालते रहें। यदि आपका शुरुआती अनुमान गलत साबित होता है या अगर आपका बिजनेस मॉडल आपकी उम्मीद के अनुसार काम ना करे तो रास्ता बदलने से डरे नहीं। सबीर भाटिया और जैक स्मिथ ने शुरुआत में एक वेब आधारित पर्सनल डायरेक्टरी सिस्टम बनाने पर काम शुरू किया था। जब वो इस पर काम कर रहे थे तो उन्होंने महसूस किया कि वेब आधारित ईमेल एक ज़्यादा बड़ा आइडिया है और इस तरह हॉटमेल का जन्म हुआ। दो सफल स्टार्टअप वल्गर.com और ट्विटर के फाउंडर इवान विलियम्स ने पहले पायरा लॉन्च किया था। यह एक वेब आधारित प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या कोलैबोरेशन का टूल था। प्यारा बनाने के दौरान उन्होंने अपने विचारों को आसान तरीके से पब्लिश करने के लिए एक सिंपल स्क्रिप्ट बनाई। उन्होंने उस स्क्रिप्ट को एक इंटरनल साइट पर डाला और उसे प्यारा के लिए ब्लॉग्स पब्लिश करने के लिए उपयोग करना शुरू किया। यह सिंपल सा आइडिया बाद में blogger.com के रूप में लॉन्च किया गया। फ्लिकर को भी एक दूसरी तरह स्वतंत्र प्रोडक्ट के रूप में शुरू नहीं किया गया था। यह गेम के भीतर एक छोटा सा फीचर था जिसे फाउंडर्स के द्वारा बनाया जा रहा था। फाउंडर्स की टीम अपने गेम को सफल बनाने के काम में जुटी थी, लेकिन उन्होंने एक मज़ेदार चीज़ नोटिस की। फ्लिकर उड़ान भर रहा था। आखिरकार उन्होंने निश्चय किया कि वो गेम को डेवलप करना बंद करके फ्लिकर को बनाने पर फोकस करेंगे। अपने प्रोडक्ट के प्रति अपने नज़रिए पर चुस्त चौकस रहें और यदि ज़रूरत पड़े तो रास्ता बदलने के लिए तैयार रहें। कैश। अपने बिजनेस के कैश फ्लो पर प्रबंध करने पर ध्यान दें। यदि आप इतने स्मार्ट नहीं हैं कि या ना समझ पाएँ कि आपके बिजनेस के भीतर और बाहर कैश का फ्लो किस तरह होता है, तो प्रॉफिट कमा रहे होने के बावजूद भी हो सकता है आपके पास अपने खर्चों को पूरा करने के लिए हाथ में वास्तविक कैश हो ही नहीं। यदि आप एक कंपनी चला रहे हैं तो बेसिक अकाउंटिंग ज़रूर सीख लें। कंपनी के कैश को हैंडल करने में आपको परेशानियों का सामना ना करना पड़े, उसके लिए कुछ टिप्स यहाँ दिए गए हैं। एक मिनिमम स्वाइबल सैलरी दें। यदि आप एक को फाउंडर या CEO हैं
एक मिनिमम स्वाइबल सैलरी लेने के द्वारा औरों के लिए एक उदाहरण पेश करें। एक क्लाउड स्टोरेज और फाइल शेयरिंग कंपनी बॉक्स के सीईओ एरन लेवी कंपनी के अच्छी खासी मात्रा में फंड जुटा लेने के बाद भी अपनी सैलरी के तौर पर सिर्फ $1.5 लाख लेते थे। सिलिकॉन वैली की कंपनियों के सीईओ के लिए $1.5 लाख बस एक ठीक ठाक सी सैलरी होती है, जो आम तौर की सैलरी से काफ़ी कम होती है। यदि आपकी प्रेरणा पैसा है तो निश्चित तौर पर आप ज़्यादा सैलरी लेने के इच्छुक होंगे। हालांकि इसके कारण एक निगेटिव सिचुएशन पैदा हो सकती है। इसका पहला कारण है किसी भी बिजनेस के लिए कैश एक ईंधन का काम करता है। आदर्श रूप से पूरे मौजूदा कैश को कंपनी की ग्रोथ के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। यदि आप पहले से ही काफ़ी ज़्यादा पैसा बिजनेस से निकाल रहे हैं तो दोबारा इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास बहुत कम पैसा बचेगा। दूसरे, एक फाउंडर के रूप में सबसे ज़्यादा जोखिम आप ही के लिए होता है और साथ ही बिजनेस की सफलता की दशा में सबसे ज़्यादा इनाम इक्विटी के हकदार भी आप ही होते हैं। ज़्यादा ऊंची सैलरी लेने से आपको उस ऊंची सैलरी की आदत हो जाती है, जो आपके बिजनेस के लिए एक अच्छी सिचुएशन नहीं होती है। एक बार बिजनेस शुरू करने के बाद अपने बिजनेस के पैसे से एक भी पाई खर्च करने से पहले 4 बार सोचें। पैसा बचाने के लिए खर्चों को कम से कम करने के तरीके ढूंढें। आपके बिजनेस के पैसे को मैनेज करने के लिए यहाँ कुछ टिप्स दिए गए हैं। पैसे पहले इकट्ठा करें। अपने ग्राहकों के साथ पेमेंट की टर्म को अपने पक्ष में रखें। कोशिश करें कि वो पैसा पहले ही भुगतान कर दे। या कैश फ्लो का प्रबंधन करने में आपकी बहुत बड़ी मदद कर सकता है। ज़्यादा फिजूल खर्च ना करें। अगर आपका काम मारुति से चल सकता है तो फरारी खरीदने की क्या ज़रूरत है। अगर आप कैब से आ जा सकते हैं तो मारुति खरीदने की भी क्या ज़रूरत। यदि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट उपयोग कर सकते हैं तो कैब पर भी क्यों पैसा फूकना। इकोनॉमी क्लास में सफ़र करें और कम दाम में एडवांस बुकिंग कराएं। बजट होटल्स में रहें। महंगी लोकेशन पर ऑफिस लेने महंगे फर्नीचर या महंगे उपकरण की कोई ज़रूरत नहीं। बिना वजह की पिज़्ज़ा पार्टियों, पिकनिकों और महंगे रेस्टोरेंट्स में खाने से बचें। हर छोटा खर्चा जुड़कर बड़ा बन जाता है। यूं ही सामान खरीदने से बचें। जब भी संभव हो चीज़ें किराए पर लें। ऑफिस के लिए जगह या फर्नीचर, यहाँ तक कि लैपटॉप और फ़ोन भी खरीदें नहीं, किराए पर ही लें। सर्वर ना खरीदें, उसकी जगह पब्लिक क्लाउड पर बढ़ाई जा सकने वाली कैपेसिटी पर पैसा निवेश करें। ज़्यादा सस्ते विकल्प ढूंढने की कोशिश करें। क्या आपको उस महंगी PR फर्म की ज़रूरत है? क्या आप बैनर विज्ञापनों में निवेश करने के बजाय सोशल मार्केटिंग का उपयोग कर सकते हैं? सिर्फ वही खर्च करें जहां ज़रूरी हो। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सिर्फ सही चीज़ों पर खर्च करें, जैसे अपने कर्मचारियों को प्रोत्साहन देने के लिए, काम की अच्छी परिस्थितियां बनाने के लिए, ग्राहकों को खुश करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाने के लिए, कंपनी के कल्चर को बनाने के लिए और अपने मिशन के लिए। अच्छी तरह मोल भाव करें। पैसा बचाने का कोई मौका हाथ से ना जाने दें। एक कारोबारी के रूप में आपको मोल भाव करने की अपनी योग्यताओं को मजबूत करना होगा। यह आसान काम नहीं है, लेकिन फिर भी इसे सीखें, इसमें महारत हासिल करें और आप देखेंगे कि लॉन्ग टर्म में आपको इससे अच्छा खासा फ़ायदा होगा। अच्छा मोल भाव करने के लिए आपको खेल के नियम पता होना चाहिए। अपने इंडस्ट्री के नियम कायदों को सीखें। डील कैसे किए जाते हैं, आमतौर पर उनके नियम और शर्तें क्या होते हैं, कितना मार्जिन होता है, आमतौर पर आमदनी में हिस्सा किस तरह बांटा जाता है, पेमेंट की आम शर्तें क्या होती हैं। जितना ज़्यादा आप इंडस्ट्री के बारे में जानेंगे उतना ही बेहतर मोल भाव कर पाएंगे। स्वयं खुद की इच्छा देखभाल करना बहुत महत्वपूर्ण है। आप खुद को खोना अफोर्ड नहीं कर सकते। आप अपने बिजनेस की सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति हैं। इस यात्रा में खुद को बनाए रखने के लिए कुछ टिप्स दिए गए हैं।
अकेले होना सीखें। संगीत सलाह देते हैं, अकेले होना सीखें। टीम के दूसरे सदस्यों में भी पैशन और कमिटमेंट का स्तर आपके जितना नहीं हो सकता। या स्टार्टअप आपके लिए है, या आपके सपने के बारे में है, या आपकी महत्वाकांक्षा और आपके मिशन के बारे में है। किसी न किसी पॉइंट पर आपको यह लड़ाई अकेले ही लड़नी होगी। अकेला चलो रे। यदि कोई और आपका साथ नहीं देता तो अपने इस संग्राम को अकेले और अपने दम पर लड़ने के लिए तैयार रहें। जिसकी उम्मीद ना हो उसकी भी उम्मीद रखें। बरसों पुरानी एक कहावत को हमेशा याद रखें, कोई भी अच्छा समय और बुरा समय हमेशा बना नहीं रहता। ठीक यही बात स्टार्टअप के लिए भी लागू होती है। स्टार्टअप की यात्रा एक रोलर कोस्टर राइड जैसी होती है, जिसमें ढेरों उतार चढ़ाव होते हैं। हैरान होने के लिए हर पल तैयार रहें। सिद्धार्थ अग्रवाल कहते हैं, एक बिजनेसमैन के रूप में ज़िंदगी आपके सामने ढेरों अप्रत्याशित चुनौतियां पेश करती हैं। राहत के क्षण गिने चुने ही होते हैं, क्योंकि कंपनियां चलाने और आगे बढ़ने का मतलब है ऐसी समस्याओं से जूझना जिनके बारे में आपने पहले कभी सोचा था और ना ही आप उनके बारे में कुछ जानते थे। मोहन राजगोपालन इस बड़े ही सुंदर शब्दों में लिखते हैं, आप हर चीज़ के लिए तैयारी नहीं कर सकते, लेकिन इस राइड का आनंद लीजिए। जब आप बिजनेस शुरू कर रहे हो तो हफ्ते में अगर आपको एक दिन अच्छा मिल जाता है तो समझिए कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। समय बीतने के साथ यह अच्छे दिनों को बढ़ाने और बुरे दिनों का पहले से अनुमान लगाने की प्रक्रिया बन जाती है। कड़े फैसले लेने से डरें नहीं। अपनी किताब द हार्ड थिंग्स अबाउट हार्ड थिंग्स में बेन हैरोविट्ज़ ने लिखा था, लोग हमेशा मुझसे पूछते हैं एक सफल सीईओ बनाने का क्या राज है। खेद की बात है कि ऐसा कोई सीक्रेट नहीं है। लेकिन यदि कोई ऐसी योग्यता है जो आपको सबसे अलग बनाती है तो वह है फोकस करने की योग्यता। और जब आगे बढ़ने के लिए कोई भी अच्छा रास्ता ना हो, उस वक्त सबसे अच्छे रास्ते पर बढ़ने की योग्यता, जिस समय आप बुरी हालत में कहीं जाकर छिप जाने या डूब मरने के बारे में सोच रहे हों, वही वह समय होता है जब एक सीईओ के रूप में आप सबसे बड़ा अंतर ला सकते हैं। उनकी किताब में एक सीईओ के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में बताया गया है। वो मुश्किल चुनाव जो उन्हें करने होते हैं, वो इन मुश्किल चुनावों को कैसे किया जाए। बिजनेस शुरू करने के बाद के जीवन के लिए तैयारी करने वाले के लिए इस किताब को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एक सीईओ के रूप में आपको बहुत से करो या मरो टाइप के निर्णय लेने होंगे। क्या आपको अपने प्रोडक्ट में कोई नया फीचर डालना चाहिए? क्या आपको पैसा इकट्ठा करने की ज़रूरत है? क्या आपको एक ऐसी डील स्वीकार करनी चाहिए जो अभी के लिए तो पैसा जुटाएगी लेकिन लॉन्ग टर्म में या शायद आप ज़्यादा लाभदायक साबित ना हो? क्या आपको फला आदमी को काम पर रखना चाहिए? क्या उस कर्मचारी को काम से निकाल देना चाहिए? क्या आपको अपने को फाउंडर से यह कहना चाहिए कि उसे आगे बढ़ने की ज़रूरत है? इस तरह के फैसले लेना काफ़ी मुश्किल होता। अधिकतर समय इनके कोई सीधे और साफ जवाब नहीं होते। कभी कभी चुनाव खुद ही ज़्यादा साफ नहीं होते, लेकिन फिर भी आपको यह काम करना ही होता है। श्री कृष्ण गणेशन अपनी यात्रा के बारे में बताते हैं, जितना मैंने सोचा था या उससे कहीं ज़्यादा तनावपूर्ण था। एक टीम का नेतृत्व कर चुके होने और एक बिजनेस में सबसे पहले कई महत्वपूर्ण निर्णय ले चुके होने के बाद भी मैंने इस बात की कल्पना भी नहीं की थी कि एक फाउंडर होने के नाते मुझे उनसे कई ज़्यादा मुश्किल निर्णय लेने होंगे और ज़्यादा कठिन हालात का सामना करना होगा। जब आपके पास कर्मचारी और संभावित इन्वेस्टर भी मौजूद हों, उस वक्त यह फैसले लेना कि कंपनी के लिए क्या सबसे अच्छा रहेगा और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। टीम के लिए क्या सही है, बिजनेस के लिए क्या सही है, सभी स्टेक होल्डर्स के लिए क्या सही है, आपको यह सब देखना होता है। और उसके बाद यह भी आपको लिया गया निर्णय बाकी सबके लिए कैसे काम करता है।
निर्णय लेने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए मैं 3 बातों का सुझाव देता हूँ। पहला, जितना संभव हो सके तथ्यों पर आधारित रहें। सारे तथ्य और डेटा इकट्ठा करें। जितना ज़्यादा आप तथ्यों पर आधारित काम करेंगे उतने ही भावनाओं में कम बहेंगे। माना कि हो सकता है जितने डेटा की आपकी ज़रूरत हो वो सब उपलब्ध ना हो, लेकिन कोशिश अवश्य करें। सिर्फ भावनाओं या पूर्वग्रह के आधार पर निर्णय लेने से बचें। दूसरे, अपने क्यों को अपने गाइड सिद्धांत के रूप में इस्तेमाल करें। 2 विकल्पों का आकलन करते वक्त समय हमेशा याद रखें कि आपने शुरू में बिजनेस करने का निर्णय क्यों लिया था। आपने क्यों पर टिके रहें, वरना अपनी इस खोज में आप रास्ता भटक सकते हैं। हम एक उदाहरण से इसे समझते हैं। आपका मिशन है एक समस्या का सुलझाना। आपका प्रोडक्ट अभी पूरी तरह तैयार नहीं है, लेकिन एक दिन आपको एक ऑफ़र मिलता है जो आपको तुरंत कैश देगा। इस ऑफ़र को लेने पर आपको अपने प्रोडक्ट में महत्वपूर्ण बदलाव करने होंगे। इसे लगभग पूरी तरह एक नए रूप में ढालना होगा। ऐसे में आप क्या करेंगे? क्या आप अपने मिशन को रोककर कैश को चुनेंगे, या आप अपने मिशन पर अडिग रहेंगे और इस डील को ठुकरा देंगे? संगीत ने ऐसे ही सिचुएशन का सामना किया और निर्णय लेने में उनकी मदद की उनके क्यों ने। मेरी पहली दुविधा थी पुश या पुल। मैं अपने आइडिया को पुश करूं या पुल करूं। पुश करना ज़्यादा आसान होता है और तुरंत नतीजे देता है, लेकिन इसे मापा नहीं जा सकता। पुल लॉन्ग टर्म का खेल है, लेकिन एक बार अगर बड़ी संख्या में लोग आपके प्रोडक्ट को अपना लेते हैं तो इसके लिए कोई सीमाएं नहीं रहती। पुश करना हमेशा आपको ललचाता है और मुझे खुद को पुल करने के बारे में सोचने पर मजबूर करना था। मुझे खुशी है कि मैंने यह किया। आज मेरे काम को पूरी दुनिया ने अपनाया है। मुझे जिस पुल के सबसे अच्छे सिनेरियो द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता था। मेरे सामने दूसरी चुनौती थी प्रभाव बनाम पैसा। मैं तुरंत पैसा बनाने पर ध्यान दूं या एक लंबे समय तक टिकने वाला असर छोड़ने की कोशिश करूं। फिर यह शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के बीच चॉइस थी। मैंने प्रभाव पैदा करने पर फोकस किया। इससे मुझे अपने नकदीकरण को तेज़ी से नापने में मदद मिलेगी। यदि मैंने प्रभाव पर नकदीकरण को प्राथमिकता दी होती तो मैं उसे ऊंचा ले जाने में काफ़ी सफल नहीं हो पाता। अपने क्यों से मजबूती से चिपके रहें। आपके सामने कई दुविधाएं और चुनाव की स्थितियां आएंगी। आपका ध्यान इधर उधर भी भटकेगा। हर बार यही सोचकर निर्णय लें कि आप क्या सब क्यों कर रहे हैं। अंत में एक बार जब अपना चुनाव कर लेने के बाद नतीजों से घबराएं नहीं। जैसा कि एक फिलोसोफर ने एक बार कहा था, एक चुनाव करना मुश्किल काम नहीं, उसके साथ जीना मुश्किल है। आप सही भी होंगे और गलत भी। बेशक आप यह उम्मीद करेंगे कि आप गलत कम हो और सही ज़्यादा, लेकिन आप हर बार सही नहीं हो सकते। खराब या गलत निर्णय ले लेने के कारण खुद को परेशान ना करें। दूरदृष्टि से देखा जाए तो आप बहुत सी चीज़ें बदल सकते हैं, लेकिन निर्णय लेते समय आपके पास यह फ़ायदा नहीं होता। गलतियां करने में कोई बुराई नहीं, उनसे सीखें और आगे बढ़ते रहें। अपने दोस्तों और परिवार से जुड़े रहें। कोको कोला के भूतपूर्व सीए ब्रायन डायसन की एक प्रसिद्ध स्पीच है जिसमें वो लाइफ की 5 गेंदों के बारे में बात करते हैं। एक स्पीच में उन्होंने कहा था, ज़िंदगी की ऐसे खेल के रूप में कल्पना कीजिए जिसमें आप 5 गेंदों को लगातार हवा में उछाल और लपक रहे हैं। आप इन्हें काम, फैमिली, हेल्थ, दोस्त और स्पिरिट का नाम दे सकते हैं। आपको इन सब को हवा में रखना है। जल्द ही आप समझ जाएंगे कि काम एक रबर बॉल है। यदि यह नीचे गिर जाए तो उछलकर वापस आ जाती है, लेकिन बाकी 4 गेंदें फैमिली, हेल्थ, दोस्त और स्पिरिट कांच की बनी हैं। यदि आप इनमें से किसी एक को भी नीचे गिरा देते हैं तो उनमें कभी ना भरने वाली दरारें पड़ सकती हैं, खरोंचें आ सकती हैं, वो टूट सकती हैं, या यहाँ तक
कि हो सकता है वो चूर चूर भी हो जाए, वो पहले जैसी तो बिल्कुल नहीं रहेंगी। आपके लिए इस बात को समझना और जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी परिवार के सदस्यों और दोस्तों के साथ बिजनेस संबंधी मुश्किल बातों को करने का डर आपको अकेले रहने की इच्छा करने पर मजबूर कर देता है। कई बार आप संपर्क में रहना चाहते हैं, लेकिन यह धीरे धीरे खिसकते हुए आपके कामों की लिस्ट में सबसे नीचे चला जाता है। चाहे जो भी हो परिस्थितियां हों, आप यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि बिजनेस चलाना काफ़ी हद तक अकेलेपन से भरा अनुभव हो सकता है और आप जितना अधिक सपोर्ट पा सकें उतना आपको पाने की ज़रूरत होती है। यदि रोज़ नहीं भी तो हफ्ते में कई बार अपने परिवार के सदस्यों से बातचीत करने का टाइम निकालें, चाहे यह एक छोटा फ़ोन कॉल हो या ईमेल या आमने सामने बातचीत। लोकल दोस्तों से कॉफ़ी पर मिलें या साथ खाना खाएं और दूर वाले दोस्तों के साथ समय समय पर घूमने फिरने का प्रोग्राम बनाएं। जो लोग आपके लिए मायने रखते हैं उन्हें दिवाली, क्रिसमस या न्यू ईयर की शुभकामनाएं भेजना ना भूलें, उन्हें यह बताने के लिए कि आप उन्हें भूले नहीं हैं। सबसे जुड़े रहने और उनके द्वारा चाहे जाने की यह मजबूत भावना आपको प्रेरित और एनर्जी से भरा रखेंगी। और संपर्क में रहना उतना भी मुश्किल काम नहीं है जितना अक्सर इसे समझा जाता है। अपना एक व्यावसायिक नेटवर्क बनाएं और उसे बनाए रखें। अपनी वर्तमान स्थित दुनिया के साथ कनेक्शन बनाए रखें। आपका वर्तमान मैनेजर, कलीग और पार्टनर आपको वापसी करने में मदद कर सकते हैं। अगर इसकी ज़रूरत पड़े तो वो आपको लेटेस्ट अपडेट्स जानते रहने में भी मदद कर सकते हैं और संभवतः आपके सपोर्टर और आपके बिजनेस प्रोडक्ट, सर्विस या ग्राहक भी बन सकते हैं। सबसे बढ़िया केस में किसी भी बिजनेस नेटवर्किंग इवेंट में हिस्सा लें या कोई ग्रुप ज्वाइन करें, या आपको आपके जैसे अन्य लोगों के टच में रहने में मदद करेगा जिनके साथ आप अपने विचार और समस्याएं शेयर कर सकते हैं। अपना पर्सनल ब्रांड बनाएं, अपने अनुभव को सोशल मीडिया पर शेयर करें। स्टार्टअप लॉन्च करना एक अनोखा और बहुत कुछ सिखाने वाला अनुभव है। आप एक व्यवसायी और एक व्यक्ति के रूप में खुद को विकसित करते हैं। आप ढेरों अलग अलग कुछ मुश्किल परिस्थितियों को सामना करते हैं और आप हर परिस्थितियाँ कुछ सीखने का अवसर देती हैं। सुहानी मोहन के अनुसार स्टार्टअप की उनकी लाइफ उनके लिए सीखने का एक बेहतरीन अनुभव साबित हुई। मैंने पिछले 2 सालों में इतनी ज़्यादा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चीज़ों के बारे में इतना कुछ सीखा है जितना मैंने अपने स्कूल, कॉलेज और पूरी कामकाजी लाइफ में मिलाकर भी नहीं सीखा। एक बिजनेसमैन के रूप में आप इन अनुभव और सीखों को अपने पर्सनल ब्रांड में परिभाषित करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। ऐसा करने से तरीकों में से एक है अपने अनुभव को सोशल मीडिया पर लिखना। मेरा सुझाव है कि आप बिजनेस के अपने अनुभव को नियमित रूप से पब्लिश करने के लिए लिंक्डइन ब्लॉग को प्रयोग करें। जो आप सीख रहे हैं, जिन हालात से आप गुजर रहे हैं, उन्हें सबके साथ शेयर करें। शब्दों के माध्यम से अपनी यात्रा की तस्वीर खींचें, अपनी जीतों और संघर्षों को शेयर करें। ऐसा करना कई तरीकों से आपकी मदद करेगा या आपकी कहानी पूरी दुनिया को बताएगा। इससे दूसरों को समझने में मदद मिलेगी या क्या आप कर रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, क्या बना रहे हैं, इस सफ़र का आप क्या प्रभाव हुआ है। इस बोनस के रूप में आपको दूसरे उभरते स्थापित कारोबारियों से जुड़ने में भी मदद कर सकता है जो बदले में अपने विचार आपके साथ शेयर करेंगे। एक रणनीति के रूप में आपको अपने नेटवर्क के सामने रखने में भी मदद करता है। आज हर व्यक्ति बिजी है और लोग जल्दी ही दूसरे को अपनी बातों को भूल जाते हैं। यदि आपने अपनी कहानी अच्छी तरह तैयार की है तो वो जानेंगे कि आप असल में क्या करना चाह रहे हैं। जब भी समय आएगा या आपके लिए अपने समर्थकों तक पहुंचने का रास्ता बनाएगा और आपके लिए मदद मांगने और पाने का बेहद आसान बना देगा। और अंत में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बिजनेस शुरू करना काफ़ी व्यस्तता भरा काम हो सकता है और इससे आपकी हेल्थ बुरी तरह प्रभावित हो सकती है। ऐसी गलती कभी न करें। हेल्थ सबसे बड़ी संपत्ति है। सफलता पाने या नोटों के ढेर
जाने का फ़ायदा यदि आप उसे एंजॉय ही ना कर पाएँ, एक्सरसाइज करें, सही खाएं और आराम करने में खुद को रिचार्ज करने के लिए पर्याप्त समय निकालें। चलते चलते मेरे प्यारे पाठकों, इस किताब को लिखने के द्वारा मेरी साधारण मान्यता रही है, अच्छी तैयारी आपको अपने जोखिम कम करने में मदद करती है। जितना ज़्यादा आप तैयारी करेंगे उतना ज़्यादा आप जानेंगे, जितना ज़्यादा आप जानेंगे जितना ज़्यादा आप जानेंगे उतने ही कम झटके आपको लगेंगे। जितने कम झटके आपको लगेंगे उतने ही बेहतर आप तैयार होंगे। जितने ज़्यादा आप तैयार होंगे आपके लिए जोखिम उतना ही कम होगा। आशा है आपको ये किताब पढ़ने में आनंद आया होगा। थैंक यू सो मच।